नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज के इस वीडियो सेशन में आपसे कुछ मुखातिब होने आई हूँ। तो कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिस टॉपिक पर आप हमसे बात करना चाहते हैं। अक्सर आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक देख रहे हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज जो डिस्कस मैं करने वाली हूँ उसमें दो बिंदु हैं। एक तो ये कि सबसे पहले कि आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, एलटी ग्रेड के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर यूपीपी जो भी अभी लेटेस्ट भर्ती आई हुई है 17-18 फरवरी को इसका एग्जाम जो कि होने वाला है, अगर उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात जो आपके पास आपके दिमाग में होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हैं तो जितना भी पुराना ढर्रा है याद करने का, रटने का और चीज़ों को ना समझने का, उन सब से थोड़ा सा आगे आना होगा। जैसे कि आप बहुत से वीडियोस ढूंढते हैं, मोटिवेशनल के ढूंढते हैं और साथ ही जो है ये ढूंढते हैं कि कैसे कोई आपको बता दे, जो कोई सक्सेस हो चुका है वो बता दे कि भैया हम कैसे सक्सेस हुए थे। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लास्ट में हमारा ये जो दो बिंदु हैं इनको डिस्कस करने के बाद हम आज मलिक मोहम्मद जायसी जी की समस्त रचना कर्म को लेने वाले हैं और उनके ऊपर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे हमें हमारे दिमाग में होता है कि एक जब परीक्षा की घड़ी आती है कि हमें पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करनी है तो हमें दो चीजें वहां पर समझनी होगी, हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। अब आवश्यक और अनावश्यक चीजें मैं समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी की तैयारी के लिए आपने क्या किया, सरस्वती पांडे की बुक आपने उठाई। ठीक है, अब ये सरस्वती पांडे की जो बुक आपने उठाई, इसमें आप देखेंगे और कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे ये पूरी बुक हम रट लेंगे तो हम जो है क्या करेंगे, एग्जाम जो है वो क्रैक कर लेंगे। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनके दिमाग में ऐसा थॉट आते होंगे कि मतलब हम इस बुक को पढ़ लेंगे और बस हमारा जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थोड़ी मेरे लिखने की प्रैक्टिस अभी इस पे नहीं है तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छा सा समझाने की। तो जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि आप भाई आपके दिमाग में आया कि हाँ हमें हिंदी की तैयारी करनी है और हम क्या लेंगे, सबसे पहले नंबर पर हम बुक पढ़ेंगे सरस्वती पांडे। अब आपको यहाँ ये नहीं पता है कि हमारे लिए दो चीजें जो हमने बताई यहाँ पर, एक तो है आवश्यक, एक है आवश्यक और एक है अनावश्यक। तो हमें जब स्टार्ट करना है किसी भी कोर्स को, तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि पहले हम वही पढ़ें जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, उपयोगी क्या है, अनुपयोगी क्या है, तो सबसे पहले इन चीजों को समझने के लिए, यानी कि आपको जो नंबर एक का फार्मूला है उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पुराने पेपर जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जब पुराने पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके जो परीक्षा, जिस परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, उसका जो सिलेबस है वो क्या है और कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस किस टॉपिक से पुटअप किए जाते हैं। अब टॉपिक हमें पता चल गया, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक की, कि टॉपिक हमें पता चल गया कि भैया ये टॉपिक हमारे पूछे जाने वाले हैं। तो इन टॉपिक में अब हम मान लीजिए हमने उठाया नाटक का टॉपिक। ठीक है, हिंदी के उस पे नाटक का टॉपिक उठाया और इस नाटक के टॉपिक में हमने क्या किया कि इसके बारे में हमें फला 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 जितनी भी चीजें वो सारी पढ़नी है। भी मतलब कई श्रेणियां होती है ना। जैसे हमने कई श्रेणी यहाँ पर ले ली, एक मिनट थोड़ा सा जो है जूम हो जाता है, सॉरी। जैसे हमने नाटक के लिए एक श्रेणी ले ली कि ना कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है। एक तो होगा हमारा ऐतिहासिक नाटक। ठीक है, अब ऐतिहासिक जब हमने पढ़ा, फिर एक हो गया कि भाई सामाजिक नाटक कौन कौन से हैं, फिर एक हो गया प्रतीकात्मक नाटक कौन कौन से हैं,
तो इस प्रकार के हमें बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर करने होते हैं, यानी हम सिर्फ एक विधा नहीं उठाते हैं बल्कि उसकी पूरी जो है एक कहते हैं कि बाल की खाल निकालना, ऐसे करते हैं। अब अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये हम इम्पोर्टेंट कहाँ से जानेंगे, आवश्यक चीजें कहाँ से जानेंगे, ये जानेंगे हमारे पुराने पेपर से। अब पुराने पेपर जब हम उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन के पूछने के पीछे का जो इनका मोटो है वो क्या है। उस चीज को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए जो चीजें यहाँ पर अनावश्यक हैं उन्हें हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये है कि हमें रटना है या समझना है। रटना और समझना ये दो प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हर व्यक्ति परीक्षा की तैयारी करते समय उलझ जाता है कि एक तो उसे लगेगा कि हमें रटना ही पड़ेगा, अगर रटेंगे नहीं तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर ऑप्शन हमारे सामने रखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको रटना जो है वो इंटर तक के, जब आपने इंटरमीडिएट पढ़ा होगा तब तक के आपको रटना था। या कुछ पंक्तियां जैसे आपको रटने के लिए कहा जाता है कि भाई इनको रट लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस तरह की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बोलूंगी कि बिना रटे उनको नहीं याद किया जा सकता। लेकिन बाकी चीजें, साहित्य भले हिंदी है लेकिन उसको समझने की जरूरत है। मैथ नहीं है, मैथ में जैसे चीजें रटी नहीं जाती वैसे हिंदी में भी चीजें रटी नहीं जाती। इसको भी एक तरह से मैथ आप समझ सकते हैं। समझने के लिए जैसे हम टॉपिक उठाते हैं, हमारा विषय होता है हिंदी। अब हम हिंदी की बात जब करते हैं तो हिंदी वैसे तो हमारे सुनने में ही हमको बड़ी सरल लगती है, बड़ी सरल लगती है, लेकिन ये सरलतम जो है, ये सरलतम हमको कठिनतम की ओर ले जाना है। यानी कि जितना भी हमारा साहित्य है वो देखने में उतना ही भारी है, समझने में उतना ही भारी है जितना कि ये देखने में सरल लगता है। तो हिंदी हो या कोई भी और सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट, अगर आप माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं, राजकीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप 6 to 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपको लेने ही पड़ेंगे। सरल से कठिन किसी चीज को याद करना हो, जैसे हिंदी में हमें कहते हैं कि भाई आप कह रही रटना नहीं है समझना है, तो जब रटना नहीं है तो रटे बिना पंक्तियां कैसे याद होंगी, रचनाएं कैसे याद होंगी, तो उनके लिए भी आपको, या प्रकाशन वर्ष कैसे याद होंगे। तो जैसे मान लो कि हमें एक पंक्ति कोई रटनी है कि अब के राख ले भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान। अब ये पंक्ति हमको याद करनी है। अगर हम इसको याद नहीं करेंगे तो दूसरे के सामने इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, या हम सुनाना हो तो सुना भी नहीं पाएंगे, या हो सकता है ऐसा कि परीक्षा में आई हो और उसमें हम पहचान ना पाए ये पंक्ति किसकी है। तो ये जो पंक्ति है, अब इसे जब आप कठिन सोच के पढ़ेंगे कि नहीं हमको याद करना है, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, इसके बाद वाला क्या है, इस तरह से सब सोचेंगे तो चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो आपको समझ समझ के पढ़ना है और क्या करना है कि इसको गायन में ले आएंगे, एक रुचि अपने अंदर जगाएंगे और पंक्ति को गाने लगेंगे। किसी भी टाइम, एनी टाइम, जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट और नहीं है, आप पंक्ति को गाना शुरू कर दीजिए, अपने आप देखेंगे वो याद हो जाएगी। वैसे तो मेरी बहुत बड़ी कमी है ये कि मुझे पंक्तियां याद नहीं होती, सच में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। लेकिन पंक्तियां ना याद करने के पीछे मैं एक ये लॉजिक दे दूं कि भाई मुझसे याद नहीं किया जाता, तो ये परीक्षा नहीं देखती है कि मुझसे याद नहीं किया जाता, ये इंटरव्यू नहीं देखता कि आपसे याद नहीं किया जाता। आप जब तक कि परफेक्ट नहीं होंगे तब तक आप चयनित कहाँ से होंगे। आप जानते हैं कितने लाखों लोग बैठते हैं एग्जाम में, उनमें से आपको अपनी एक सीट बनानी है। तो उसके लिए आपको रटने और समझने दोनों की स्ट्रेटजी पे बहुत स्मार्ट जो है काम करने की जरूरत है। इसके बाद अब हमने कहा जैसे एक पंक्ति नहीं कि आपको गा करके याद कर लेना चाहिए, वैसे आप सोचेंगे रचनाएं कैसे गा ली। तो भाई रचनाओं को याद करने के लिए ना आपके लिए ट्रिक बनानी होती है। जैसे हमें जयशंकर प्रसाद के नाटक याद करने हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक में अब उन्हें हम कैसे याद करेंगे। एक तो जैसे नेट जेआरएफ में हम पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें अनुक्रम याद करने होते हैं, यानी कि अनुक्रम हमारे पास होते हैं कि भैया कौन सा नाटक इन्होंने पहले लिखा और कौन सा बाद में लिखा, इनका कौन सा नाटक जो है वो स्त्री समस्या से संबंधित है, कौन सा नाटक राजाओं के उससे संबंधित है, कौन सा नाटक इनके किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया। इस तरह की चीजें याद करने के लिए हमें ना एक बिल्कुल कहानी, एक स्टोरी की तरह उसको बना लेना चाहिए। उसके प्रकाशन वर्ष का भी एक बिल्कुल निचोड़ निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल मतलब मैं ऐसा कहूंगी कि आप ना ऐसा जो है कुछ चीजों के साथ कर सकते हैं जिन्हें बिल्कुल भी आप नहीं रटेंगे लेकिन फिर भी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ये चीजें जो है आपको करनी होंगी और कुल मिलाकर के जो आपका एक उद्देश्य है वो ये है सफलता अर्जित करना। और सफलता आप कैसे अर्जित करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपका प्रयास। और प्रयास भी कैसा, जो कि हो अथक, यानी कि अथक प्रयास से आप अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं और इसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है।
जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, तो आप अगर प्रयास का संकल्प कर लेते हैं कि हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, हम हर बार फिसलेंगे, हर बार चढ़ेंगे, हर बार गिरेंगे, लेकिन हर बार खड़े होंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक आज क्लियर करवाने वाली हूँ। उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, पेपर पेन लेके बैठ सकते हैं। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर यहाँ पर कुछ मैंने नोट्स लिए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स उनके मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, तो वो पॉइंट्स आप देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहली वीडियो है इस तरह से, तो थोड़ा सा अगर इधर उधर भी होता है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और रही बात, हम यहाँ पर थोड़ा सा इस टैब के माध्यम से आपको कुछ लिख करके बताने की कोशिश में है, तो राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, मगर धीरे धीरे चीज़ें आ जाती। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ प्रयास करने की ज़रूरत है, वैसे ही मैं भी प्रयास करूँगी तो मुझे भी चीज़ें आ जाएंगी। बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। 1477 से 1552 इनका जो है समय मिलता है, बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है। और इसके अलावा ये इनके ऊपर जो पहला प्रश्न बनता है वो एक तो ये कि किस काल के कवि हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है किस धारा के कवि हैं। पॉइंट ये है कि जायसी ये वन लाइनर है, यानी कि एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन लिया गया है और उसका आंसर डायरेक्ट आपको दिया गया है बिना किसी विकल्प के। तो ऐसे ही टॉपिक जो है कवियों के ऊपर मैं यहाँ पर कवर करवाने वाली हूँ। तो जायसी किस धारा के कवि हैं, आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर है इसका प्रेमाख्यानक काव्य धारा की। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप ये बना सकते हैं कि प्रेमाख्यानक धारा जो है वो किस काव्य धारा से संबंध रखती है। तो अब जब हमने प्रेमाख्यानक यहाँ पर लिख दिया तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और ले चलूंगी, क्योंकि आप मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहे हैं तो इनका जो प्रश्न सर्व था जो कि बहुत आसान है। वैसे तो ये 12th लेवल पर पूछा आता है, लेकिन आपकी परीक्षा में भी कोई चीज हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछी जाएगी या ये पूछी जाएगी। तो ये कि भक्ति काल के ये कवि हैं, ठीक है। भक्ति काल, अब भक्ति काल के जब दो विभाजन हो रहे थे, एक हो रहा था आपका निर्गुण और एक हो रहा था सगुण। निर्गुण और सगुण, उसमें निर्गुण और सगुण में जब उसके दो विभाजन हुए, एक हो गया प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा और एक हो गया ज्ञान मार्गी। तो अब आपके दिमाग में ये एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको प्रेमाख्यानक याद करने की जरूरत नहीं है कि जायसी जो है वो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि थे, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करेंगे इसमें, इसमें आप करेंगे कि प्रेमाख्यानक और ज्ञान मार्गी, यानी कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा और ज्ञान मार्गी काव्य धारा निर्गुण में आ गई। सगुण की जब बात करते हैं तो इसमें आपकी आ जाती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। तो इस प्रकार से इसके विभाजन आपके दिमाग में पूरा ये चार्ट जो है वो दिखेगा और साथ में चीजें याद होती चली जाएंगी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जायसी क्यों कहा जाता है। इनका नाम तो मलिक मोहम्मद था, लेकिन इन्हें जायसी क्यों कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि जायस नामक स्थान के निवासी थे ये, और ये जो है इसीलिए इनको जायसी कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लाइन में अंडरलाइन हो गया है, इसको थोड़ा माफी चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले लूंगी। तो ये क्वेश्चन जो है कि किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। यहाँ पर एक ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत किस कवि ने अवधी भाषा में ही काव्य रचना की है, ये भी आप समझ सकते हैं। या भक्ति काल के किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और एक चीज और आपको बता दें कि आपके और मेरे कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो कमेंट है, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं आपको अपने चैनल वाले ग्रुप से भी जोड़ दूंगी, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैनल का ग्रुप और उसका जो है लिंक, उसी से आप जुड़ सकते हैं और साथ में अपनी बातें जो है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो है कमेंट सेक्शन। फिलहाल ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पर जायसी को कवर कर रही हूँ। तो जायसी जो है क्या है कि जायसी की रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जायसी की रचनाओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट रचना इनकी है वो है पद्मावत, फिर है अखरावट और फिर है आखिरी कला। पद्मावत रचना जो है वो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होती है बिल्कुल जायसी की रचनाओं को लेकर के, और प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सबसे प्रमुख रचना पद्मावत मानी जाती है। अब यहाँ पर आपसे सिर्फ यही नहीं, जैसे आप हमने यहाँ पर दिया जायसी की रचना है,
अब जायसी की रचना हमने एक ही लाइन में तीनों लिख दी और तीनों ही आपको याद कर लेनी है, यानी पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। लेकिन ऑप्शन जब आएंगे, आपके क्वेश्चन में जब आएंगे, तो इसमें से एक ही रचना लिखी होगी, तीन अलग किसी और कवि की होंगी। तो इस तरह से आप उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा भी रचना जायसी की है, यानी सबसे मुख्य रचनाएं जो इनकी हैं वो है नंबर 1 पर पद्मावत, नंबर 2 पर अखरावत और नंबर 3 पर आखिरी कलाम। कयामत का वर्णन किस काव्य में हुआ है? कयामत का वर्णन किस काव्य में हुआ है जायसी के? तो ये हुआ है आखिरी कलाम में, कयामत का वर्णन। आखिरी कलाम रचना इनकी, और आप देखेंगे एक आखिरी कलाम नामक रचना जो है वो आधुनिक काल में भी मिलती है। तो अगर ऑप्शन में आपको जायसी नहीं मिलते हैं तो आप क्या लिखेंगे? ये रचना जो गद्य में लिखी है वो लिखी है दूधनाथ सिंह ने। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे, जिससे मिलती जुलती रचनाएं जो भी होती हैं उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर फिलहाल तो आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का वर्णन किया है और जायसी की रचना है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये है पद्मावत। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। ये आप जब पद्मावत के लिए विशेष क्वेश्चन जब आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पद्मावत पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप नीचे वाली लाइन में देख रहे हैं, पद्मावत है एक त्रासदी, इसको किसी आलोचक के द्वारा एक त्रासदी कहा गया है, इसलिए इस पर यह प्रश्न भी बनता है कि मलिक मोहम्मद की रचना कौन सी ऐसी है जिसे एक त्रासदी कहा जाता है, या नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना एक त्रासदी के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन आपका सही होगा पद्मावत। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? जैसे आप अनुच्छेद पढ़ते हैं ना, सर्ग पढ़ते हैं, समय पढ़ते हैं, खंड पढ़ते हैं, इस प्रकार से पद्मावत में जो अनुच्छेद हैं उनका क्या नाम है? तो ये है नाम सर्ग। पद्मावत की पंक्ति यहाँ पर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने लिया, एक दो पंक्तियां यहाँ पर लिया, आप देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पंक्ति यही है, तन चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, भूलि चकोर दीठि मुख लावा, मेघ घटा महाचंद दिखावा। क्योंकि अवधी भाषा में है और साथ में जो इसमें चौपाई छंद में लिखी गई है, तो हमें इसको पढ़ते समय ना रामचरितमानस की लय जो है वो याद आ रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गा दिया, लेकिन आप इसको आराम से गा सकते हैं। तन चितूर मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, भूलि चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा महाचंद दिखावा। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहो पुरुष भल होई। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पद्मावत की पंक्ति है। और इस प्रकार से आपको जैसे यहाँ पर एक लाइन दे दिया गया इस तरह से, तन चितौर मन राजा कीन्हा, किस काव्य की पंक्ति है? ऑप्शन होंगे पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत, कहरनामा। तो आप उसमें क्या लगाएंगे? नंबर 1 यानी कि आपकी पद्मावत। अगला है पात्र भी पूछे आते हैं पद्मावत के। तो राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? पद्मावत के सभी पात्र जो हैं वो कल की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आज हमारे पास शॉर्ट मैटर है, पद्मावत के ऊपर कल हम सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो पद्मावत में जो राघव चेतन है ये इसका मुख्य पात्र है और इनके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हर परीक्षा में लगभग आपको देखने को मिलते हैं कि पात्रों से संबंधित एक क्वेश्चन होता है, और किस रचना से संबंधित कौन सा पात्र आ जाएगा, इसके लिए आपको सारी रचनाएं, जो फेमस रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके ऊपर पढ़ना होता है। अगला है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो ये है नागमती। रतन सेन और नागमती इसमें दो हैं, और इसके अलावा पद्मावत में पद्मावती के ऊपर भी लिखा गया है, तो इसलिए ये रचना जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगली पंक्ति है, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। इस प्रश्न में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा है सन 927 आहा, सन 927, यानी सन अगर हम देख रहे हैं तो हमको 927 दिख रहा है, लेकिन ये कहा गया, प्रश्न बन रहा है कि 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको 927 दिख रहा है ये ईस्वी सन नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि ईस्वी सन क्या होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर है। ये 1520 है इसका मतलब, ठीक है। अगर आपसे पद्मावत का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो आप 1540 रखेंगे, यानी कि 1520 से उन्होंने लिखना आरंभ किया था और 1540 में इसको कंप्लीट किया था, यानी कथा आरंभ बैन कवि कहा।
तो इस प्रकार से इन्होंने इस कथा का आरंभ 1520 से किया था और 1540 इसका प्रकाशन वर्ष हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर लिए गए वो किसी न किसी वर्ष पूछे ही गए हैं, लेकिन सब में नहीं लिखा है, इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता का प्रतीक है। पद्मावत के पात्रों के ऊपर उनके जो पात्र है वो किसी न किसी प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पद्मावत की वीडियो में। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ये ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये भाषा कौन सी है? ये है अवधी। पद्मावत की भाषा है अवधी। और अगला है प्रश्न, कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? यानी जितनी भी रचनाएं इन्होंने की हैं उसमें से इनकी जो कीर्ति है, जो कि अक्षय कीर्ति के रूप में हमारे सामने उभर के आती है, वो किस रचना के माध्यम से है? तो वो है पद्मावत। अगला है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को समासोक्ति और अन्योक्ति दोनों कहा गया है। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन भी मिलेगा, अगर पुराने पेपर्स उठाएंगे या आप जो भी टॉपिक जहां से भी पढ़ रहे हैं उसमें आपको अन्योक्ति भी मिलेगा। तो पद्मावत को समासोक्ति और अन्योक्ति दोनों की संज्ञा दी गई है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पद्मावत को अन्योक्ति किसने कहा है। ठीक है, अभी समासोक्ति का प्रश्न यहाँ पर था, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। अगला है, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये ग्रंथ जो है वो है पद्मावत। अगला है, मोहि का हंसिस की कोह रही, किसने कहा है? मोहि का हंसिस की कोह रही। उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन बस उसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। जायसी ने शेरशाह से ये जब शेरशाह ने इनको एक बार अपने दरबार में बुलाया, और जायसी क्योंकि बहुत ही किसी भी व्यक्ति को कुरूप नहीं कहने का अधिकार होता है किसी को, लेकिन इनका जो मुख था उस पे चेचक के दाग थे, बहुत बड़े बड़े चेचक जो निकलती थी पहले, उसका इलाज बहुत अच्छे से नहीं होता था, तो बड़े बड़े दाग थे इनके चेहरे पर। तो जायसी को देख करके शेरशाह ने इनको इनकी खिल्ली उड़ाई, इनको बहुत हंसा कि मतलब नाम तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन रूप इस तरह का। तो इन्होंने क्या कहा उस बात पे कि मोही का हंसे इसकी को रे, कि मुझ पे नहीं हंस रहे हो, मेरे बनाने वाले पे हंस रहे हो, मेरे खुदा पे हंस रहे हो। तो ये पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और इसको पूछा जाता है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने जायसी को कवर किया है, मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित लगभग प्रश्नों को लिया है, और इसके बाद हम जायसी की रचना पद्मावत पर यहाँ पर प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। टेलीग्राम का ग्रुप भी हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी जुड़े। और साथ में जितने भी टेलीग्राम पे जुड़ने का आपको ये फायदा ये है कि अगर आप वहाँ जुड़ते हैं तो अभी तक की जितनी भी वीडियोज वहाँ पे सेंड की गई वो सारी मिल जाती। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये है कि आप कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जो पुरानी वीडियोज पड़ी होती है उनका लिंक आपको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी में जाकर के भी आप पोस्ट पे जो क्वेश्चन डाले आते हैं उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी, सॉरी हिंदी की जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां से आपके काम का जो भी कोर्स है उसको देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप सबसे विदा चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।